स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे, देखिए ये यूपी डीएलएड का सेकेंड सेमेस्टर का पेपर है, द्वितीय सेमेस्टर का आपका ये पेपर है। ठीक है, प्रश्न पत्र है, द्वितीय प्रश्न पत्र है। प्रश्न पत्र का नेम है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। तो ये 50 मार्क्स का पेपर बनता है, 50 मार्क्स का पेपर आता है। ठीक है, तो आपको बताना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लें और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा। देखिए 2023 के जितने भी पेपर हैं आपको मेरे चैनल पर आपको मिल जाएंगे डीएलएड के। अगर आप डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं या एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आप ये 2023 के जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर लगा लीजिए। इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस टाइप्स का पेपर आता है, पेपर का लेवल क्या होता है और कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ये सब आपके क्वेश्चन जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो देखो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। इस वीडियो में हम इस पेपर को सॉल्व करने वाले हैं और देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और कहाँ से कितने क्वेश्चन बने हैं। देखो तो हम अब शुरू करते हैं पेपर को सॉल्व करेंगे। एक एक करके आप आराम से क्वेश्चन को देखते रहना। देखो पहला क्वेश्चन ये है कलकत्ता में मदरसा की स्थापना किसने की। थोड़ा हम जूम करते हैं जिससे कि आपको क्लियर दिख जाए। चलिए अब देखो आपको क्लियर दिखता होगा। तो पहला है कलकत्ता में मदरसा की स्थापना किसने की थी। पहला ऑप्शन था मैकाले, द्वितीय है विलियम बेंटिंग, तीसरा है वारेन हेस्टिंग और चौथा था उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे वारेन हेस्टिंग, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। कलकत्ता में मदरसा की स्थापना वारेन हेस्टिंग ने ही की थी। चलिए द्वितीय क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दो है किसे राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भी कहते हैं। किसे राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भी कहते हैं। तो देखो कह रहा है राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, तो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग को राधा कृष्ण आयोग कहते हैं या मुदालियर आयोग कहते हैं या कोठारी आयोग कहते हैं या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखो राष्ट्रीय शिक्षा आदि का आयोग है, इसको हम कहते हैं कोठारी आयोग। क्या कहते हैं? कोठारी आयोग। इस प्रकार से हमारा इसमें तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। देखो तीसरा नंबर क्वेश्चन पूछा गया था भारतीय शिक्षा आयोग का गठन कब किया गया। तो भारतीय शिक्षा आयोग के गठन की बात हो रही है। ऑप्शन है 1880, बी ऑप्शन है 1882, सी ऑप्शन है 1890 और डी ऑप्शन है 1892। तो भारतीय शिक्षा आयोग का जो गठन किया गया है ये किया गया है 1882 में, यानी दूसरा वाला ऑप्शन इसमें सही है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है गोखले विधेयक प्रस्तुत किया गया था। तो गोखले विधेयक कब प्रस्तुत किया गया था। पहला ऑप्शन है 16 मार्च 1911, बी ऑप्शन है 20 मार्च 1911, सी ऑप्शन है 16 मार्च 1912 और डी ऑप्शन है 20 अप्रैल 1919। अगर हम गोखले विधेयक बिल की बात करें तो ये 16 मार्च 1911 यानी पहला वाला जो विकल्प है वो बिल्कुल सही है। गोखले विधेयक प्रस्तुत किया गया था 16 मार्च 1911। ठीक, आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों को शेयर करिए। चलिए देखो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 शिक्षा आयोग 1964-66 के अध्यक्ष थे। अब देखो शिक्षा आयोग 1964 और 66 के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे। पहला ऑप्शन है डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, बी है श्री MT व्यास और सी ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन है इसमें DS कोठारी, चौथा ऑप्शन है डॉक्टर ताराचंद। ठीक है, अगर हम इसके करेक्ट आंसर की बात करें कि शिक्षा आयोग है, शिक्षा आयोग के जो अध्यक्ष चुने गए थे 1964-66 में वो हैं DS कोठारी, यानी हमारा थर्ड वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अगला देखो, अगला जो क्वेश्चन आपसे पूछा था कि प्राच्य और पाश्चात्य विवाद का जन्म हुआ। तो प्राच्य या पाश्चात्य विवाद का जन्म कब हुआ। पहला ऑप्शन है हंटर आयोग से, बी ऑप्शन है 1813 के आज्ञा पत्र से, चौथा है मैकाले के वितरण पत्र से और चौथा ऑप्शन दिया है इसने वुड के आदेश पत्र से। ठीक है, तो देखो पाश्चात्य विवाद का जन्म हुआ हंटर आयोग से भी नहीं हुआ, मैकाले के वितरण पत्र से भी नहीं हुआ, वुड के आदेश पत्र ने बल्कि विवाद को सुलझाने का काम करा, ना कि विवाद बढ़ाने का काम करा।
तो इससे भी नहीं हुआ। ठीक है, पाश्चात्य पाश्चात्य विवाद का जो जन्म हुआ वो 1813 के आज्ञा पत्र से हुआ था। चलिए अगला जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है समझो। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कह रहा है कि शिक्षा को समवर्ती सूची में स्थान दिया गया है। तो समवर्ती सूची से में स्थान किस डेट में दिया गया है ये आपसे पूछा है। समवर्ती सूची का मतलब है जिसमें राज्य और केंद्र दोनों हस्तक्षेप करेंगे। राज्य अपने स्तर से कानून बना सकता है शिक्षा पर और केंद्र भी अपना कानून बना सकता है, इसलिए इसे समवर्ती सूची में स्थान दिया गया है। अब कब दिया गया है तो 1970 है, दूसरा ऑप्शन है 1975 है, और तीसरा ऑप्शन है 1976 है, चौथा है 1980। तो देखो शिक्षा को समवर्ती सूची में स्थान दिया गया है, वो दिया गया है 1976 में, यानी इसमें सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चलो क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 ये कह रहा है कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। पहला ऑप्शन है विलियम बेंटिंग, दूसरा ऑप्शन है लॉर्ड बेलेजली, तीसरा है चार्ल्स ग्रांट और चौथा है इरविन। ठीक है, अगर हम फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की बात करें किसके द्वारा की गई थी तो हमारा दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, लॉर्ड बेलेजली। क्या हो जाएगा यहाँ पे, लॉर्ड बेलेजली हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन कितना अच्छा क्वेश्चन आया है, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है, बिल्कुल हलवा। देखो निस्यंदन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। तो पहला ऑप्शन है चार्ल्स ग्रांट, दूसरा ऑप्शन है लॉर्ड मैकाले, तीसरा है लॉर्ड बेलेजली, चौथा है लॉर्ड विलियम बेंटिंग। अब देखो निस्यंदन सिद्धांत क्या है, ये छनाई का सिद्धांत भी बोलते हैं। जैसे कि मैकाले ने कहा था कि भाई शिक्षा है वो सबसे पहले उच्च वर्ग को दी जाए और उच्च वर्ग के माध्यम से क्षण क्षण के शिक्षा जो है वो निम्न वर्ग तक पहुंच जाएगी। तो देखो निस्यंदन जो सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, लॉर्ड मैकाले हैं। बी ऑप्शन इसका सही है, दूसरा वाला। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब आरंभ हुआ। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की डेट आपसे पूछी गई है। ठीक है, पहला है 1985 से 86 और दूसरा ऑप्शन है 86 से 87, तीसरा ऑप्शन है 87 से 88 और चौथा ऑप्शन है 88 से 89। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब आरंभ हुआ ये पूछा गया है, तो इसमें हो जाएगा 87 से 88, यानी थर्ड वाला जो ऑप्शन है आपका ये आपका सही है। देखो हम लगभग आपको 10 ऑप्शन करा चुके हैं जो कि पिछले पेपर में पूछे गए हैं। अब आप कॉमन सेंस लगा लेना कि आपकी तैयारी कितनी है और आपके कितने ऑप्शन सही हो रहे हैं। टोटल एक एक नंबर वाले टोटल 15 क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं और 15 ही हमेशा पूछे जाते हैं। चलो ये 50 नंबर का पेपर है, 50 नंबर में से 25 नंबर आपको लाने हैं। ठीक है, पास होने के लिए 50 नंबर में से कितने लाने हैं, 25 नंबर लाने हैं। 50% पे आप पास माने जाओगे। चलो तो 11वां क्वेश्चन देखो बेटा। 11वां क्वेश्चन कह रहा है शिक्षा छनाई का सिद्धांत लागू किया गया था। देखो कितना हलवा, कितना बेहतरीन क्वेश्चन फिर से पूछ लिया इसने। पाश्चात्य पौवात्य से कितने क्वेश्चन पूछे गए और छनाई का सिद्धांत, यही सब पेपर में कुल मिला के पूछा गया है। शिक्षा छनाई का सिद्धांत लागू किया गया तो पहला ऑप्शन है उच्च वर्ग की शिक्षा हेतु, दूसरा ऑप्शन है जन शिक्षा हेतु, तीसरा ऑप्शन है अंग्रेजों की शिक्षा हेतु, चौथा है छात्रों की शिक्षा हेतु। तो शिक्षा छनाई का सिद्धांत लागू किया गया था किस पर, उच्च वर्ग की शिक्षा पर। मैकाले ने कहा था कि भाई निस्यंदन सिद्धांत जो दिया था उसने यही बात कही थी कि जो शिक्षा है वो उच्च वर्ग की व्यक्तियों को दी जाएगी, जिससे क्या है उच्च वर्ग से छन छन के शिक्षा जो है वो निम्न वर्ग तक आ जाएगी। यही निस्यंदन सिद्धांत था, यही छनाई का सिद्धांत था। क्वेश्चन नंबर 12 निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम कब बना। अब देखो यहाँ पे कब बना है की बात कर रहा है। एक होता है, चलो डेट के हिसाब से आपको बता दे रहे हैं कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार जो है वो कब बना। ये है 2005 पहला ऑप्शन है, 2008 पहला ऑप्शन है, 2009 तीसरा ऑप्शन है, 2011 चौथा ऑप्शन है। अब देखो निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का जो अधिकार है वो 2009 में बना है। ठीक है, 2009 में बना है, लेकिन प्रभावी जो हुआ है वो 2010 में हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 13।
क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है, कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना का संबंध है। तो ये भी वेरी सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछ लिया, प्राथमिक शिक्षा से है या माध्यमिक शिक्षा से है या प्राथमिक बालिका शिक्षा से है या माध्यमिक बालिका शिक्षा से है। तो आपने देखा होगा कि कस्तूरबा गांधी जो विद्यालय हैं ये ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे होते हैं उनके लिए है, और ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों बल्कि बालिकाओं के लिए है। ठीक है, तो ये प्राथमिक है। प्राथमिक क्या, ऐसे समझो आप कक्षा 1 से 8 तक की पढ़ाई होती है, कक्षा 8 से 8 तक की इसमें पढ़ाई होती है कस्तूरबा गांधी तक, गांधी वाले विद्यालय में। ठीक है, लेकिन अब देखो इसमें माध्यमिक बालिका शिक्षा दिया है, इसमें माध्यमिक शिक्षा दिया है। ठीक है, तो इसमें जो दूसरा वाला जो ऑप्शन है आपका प्राथमिक बालिका शिक्षा से, तो प्राथमिक बालिका शिक्षा वाला ऑप्शन आपका सही है। चलो बेटा 14वां क्वेश्चन देखो आप। 14वां क्वेश्चन है, भारतीय विद्यालय अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? भारतीय विद्यालय अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? पहला ऑप्शन है 1903, दूसरा ऑप्शन है 1905, तीसरा है 1904, चौथा है 1908। तो इसमें करेक्ट आंसर आपको बताना था। ठीक है, तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ है? ये हुआ है 1904 में, यानी सी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही है। देखो 15वां क्वेश्चन है इस पेपर का, ये लास्ट क्वेश्चन है 15 क्वेश्चन, और आपको बताना है कमेंट करके 15 में से आपके कितने सही हुए। देखो, कलकत्ता एवं बम्बई विश्वविद्यालय की स्थापना का आदर्श किसे बनाया गया है? कलकत्ता एवं बम्बई विश्वविद्यालय की स्थापना का आदर्श किसे बनाया गया है? पहला ऑप्शन है कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय को, बी ऑप्शन है ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय को, सी है लंदन विश्वविद्यालय को, डी है पेरिस विश्वविद्यालय को। तो कलकत्ता एवं बम्बई विश्वविद्यालय की स्थापना का आदर्श किसे बनाया गया है? ये है लंदन विश्वविद्यालय को। क्या हो जाएगा? लंदन विश्वविद्यालय को। सी ऑप्शन आपका सही है। देखो 15 ऑप्शन आपने कर लिए, 15 में से आप कमेंट करना ईमानदारी से आपके कितने सही हो रहे हैं। 14 हो रहे हैं, 13 हो रहे हैं, 12 हो रहे हैं, 11 हो रहे हैं, कितने, या 15 में से 15 सही हो रहे हैं। ठीक है, चलो अब अपने लोग चलते हैं अति लघु क्वेश्चन पे। ठीक है, ये देखिए वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल आपका अपना चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और बेल आइकन की घंटी को प्रेस करके रखना। यहाँ पे सारा सलूशन आपको प्रोवाइड कराया जाता है और जो मेन टॉपिक्स होते हैं उनकी तैयारी भी कराई जाती है, मेन सब्जेक्ट की तैयारी भी आपको मिलेगी। देखो 16वां क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। 16वां क्वेश्चन कह रहा है निस्यंदन सिद्धांत से क्या तात्पर्य है? तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि निस्यंदन सिद्धांत है वो किसने दिया है, तो लॉर्ड मैकाले का है। निस्यंदन सिद्धांत को ही छनाई का सिद्धांत कहते हैं। इसमें क्या था भाई, इसमें कहा गया था कि जो शिक्षा है वो उच्च वर्ग से निम्न, उच्च वर्ग के व्यक्तियों को दी जाएगी और उच्च वर्ग से छन छन के निम्न वर्ग के व्यक्तियों तक पहुंच जाएगी। तो इसमें यही लिखना था। 17वां क्वेश्चन है कोठारी आयोग की नियुक्ति का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो भैया कोठारी आयोग का जो आयोग की नियुक्ति का मुख्य उद्देश्य क्या था? देखो इसमें क्या था भाई, आधुनिकीकरण की जो प्रक्रिया है उसमें तेजी लाना था और देश की शिक्षा में क्या है, एकता, ये राष्ट्रीय विकास करना है। ठीक है, देश की शिक्षा में राष्ट्रीय एकता का क्या करना है, विकास करना है और आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में तेजी लाना है। अगला क्वेश्चन है देखो, शिक्षा के सार्वभौमिकरण से क्या समझते हैं? तो भाई शिक्षा का सार्वभौमिकरण में मतलब क्या है, मतलब ये है कि सभी तक शिक्षा को पहुंचाना, यानी समाज के जितने भी वर्ग हैं सभी वर्गों तक शिक्षा को पहुंचाना है, ये सार्वभौमिकरण के अंतर्गत आएगा। अगला देखो, अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना। तो राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना क्या है? देखो जैसे नाबालिग बच्चे हैं, जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं, ठीक है, उनको आपने देखा उनकी उम्र नहीं होगी और पढ़ने की उम्र है उनकी, तो पढ़ने की उम्र में बच्चों को कल कारखानों में भेज दिया या वो बच्चे होटल्स वगैरह पे या दुकानों पर कार्य कर रहे हैं। ठीक है, तो उन बच्चों को क्या करना है, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना में ऐसे बच्चों को लाना है। ठीक है,
नहीं, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना लाना नहीं है। तो ऐसे ही इस दुकान पर, मतलब जो बच्चे दुकान पर काम करते हैं, होटलों पे काम करते हैं या कल कारखानों में काम कर रहे हैं, ये जो बच्चे हैं ये राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के अंतर्गत आएंगे। ऐसे करके आपको लिखना था। अब देखो जनशाला कार्यक्रम क्या है, यानी 20वां क्वेश्चन क्या है, जनशाला कार्यक्रम। तो जनशाला क्या है, देखो इसमें क्या है, देखो कई प्रकार के जनशाला जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं। कई प्रकार से क्या है, जनशाला अभियान चलाए जा सकते हैं, या कह सकते हो विभिन्न प्रकार के जन जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं। इसी को हम कहते हैं जनशाला कार्यक्रम। अगला क्वेश्चन जो है वो है 21वां। देखो न्यूनतम अधिगम स्तर से क्या समझते हैं। अब न्यूनतम अधिगम स्तर का मतलब ये है कि कोई बच्चा है, मान लो क्लास 1 में है, तो देखो उसे क्या है कि उस बच्चे को कम से कम दक्षता तो आनी चाहिए। अब कक्षा 1 में है तो कम से कम दक्षता कितनी, मतलब 1 से 99 तक की गिनती तो उसे आनी चाहिए और पहचान भी होनी चाहिए। तो यही कहलाएगा न्यूनतम अधिगम स्तर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आपका 22वां क्वेश्चन है। 22वां क्वेश्चन कह रहा है विद्यालयी कार्यक्रम से आप क्या समझते हैं। तो देखो विद्यालयी कार्यक्रम क्या है, क्वेश्चन नंबर 22। पहले तो आपको ये समझना है, देखो विद्यालय में विभिन्न प्रकार के क्या है कार्यक्रम चलाए जाते हैं। उन कार्यक्रम से क्या है, बच्चों को विद्यालय के प्रति क्या करना है, आकर्षण करना है, या कह सकते हो आप बच्चों को जागरूक करना है। ठीक है, और उन्हें आकर्षित इसलिए करना है क्योंकि वो विद्यालय में आकर पढ़ें। ठीक, 3 से 6 वर्ष की जो आयु के बच्चे होते हैं उनको प्रशिक्षित करने का काम होता है विद्यालय उन्मुखी कार्यक्रम के द्वारा। चलो क्वेश्चन नंबर 23 देखो। क्वेश्चन नंबर 23 आपसे कह रहा है पी मोस्ट कार्यक्रम का पूरा नाम। तो देखो यहाँ पे क्या है भाई, पी मोस्ट कार्यक्रम का पूरा नाम पूछा है इसने, तो आपको फुल फॉर्म लिखनी थी। क्या लिखनी थी, देखो ये हो जाएगी पी मोस्ट, इस प्रकार से पी मोस्ट। ठीक है, तो आपका हो जाता प्रोग्राम ऑफ मास ओरिएंटेशन फॉर स्कूल टीचर, ये आपका हो जाएगी फुल फॉर्म। चलो अब देखो अगला जो क्वेश्चन आपका बना है 24वां, प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में अव्यय व अवरोधन से क्या तात्पर्य है। तो देखो अव्यय क्या होता है, एक बार में आप समझ लो, चाहे अव्यय समझ लो चाहे अवरोधन समझ लो, तो एक को रखना तो याद, तो आप कंफ्यूज नहीं होगे। देखो अव्यय को ध्यान रखना है, अव्यय को ध्यान इस प्रकार से रखना है, ये कॉलेज ड्रॉप्ड वाले बच्चे होते हैं, जो बच्चे अपनी शिक्षा को बीच में ही छोड़ के चले जाते हैं। जैसे मैंने मान लो क्लास 3 में किसी बच्चे का एडमिशन कराया, ठीक है, अब वो बच्चा पूरी साल में स्टार्टिंग में क्या है, स्टार्टिंग में 4 महीने पढ़ा और 4 महीने के बाद वो विद्यालय छोड़कर चला गया, तो इसको कहोगे आप अव्यय। अब अवरोधन क्या है, अवरोधन का मतलब ये होता है जैसे कक्षा 5 है, जैसे मान लो कक्षा 5 है और कक्षा 5 में बच्चा बार बार क्या हो रहा है, फेल हो रहा है। क्या हो रहा है, बार बार बच्चा फेल हो रहा है। अब बार बार बच्चा एक ही क्लास में फेल हो रहा है, इसका मतलब उसका क्या हो रहा है, अवरोधन हो रहा है, और ये प्राथमिक शिक्षा के से संबंधित है। ठीक है, अगली हेडिंग देखो, अगली हेडिंग है 25 नंबर क्वेश्चन। डायरेक्ट 25 नंबर क्वेश्चन पे अपने चलते हैं। अब 25 नंबर क्वेश्चन है प्राच्य और पाश्चात्य विवाद क्या है। अब देखो प्राच्य और पाश्चात्य, तो सीधे सीधे एक लाइन में मैं इसे समझाने की कोशिश करूँगा। प्राच्य मतलब होता है, इस प्रकार समझो, ये पुराने टाइप से शिक्षा पद्धति को अपनाना। ठीक है, पुराने टाइप से यानी पुराने साहित्य पद्धति लागू करना। और पाश्चात्य विवाद का मतलब होता है आधुनिक शिक्षा, आधुनिकीकरण के माध्यम से, या आधुनिक शिक्षा मिले। ठीक है, इस प्रकार से शिक्षा मिले, आधुनिक शिक्षा मिले, ये पाश्चात्य विवाद है। अब देखो क्या है डीपीईपी का मुख्य कार्य। अब क्या है ये डीपीईपी का मुख्य कार्य क्या है। अब देखो डीपीईपी का मुख्य कार्य क्या होता है। सबसे पहले तो आपको ये पता करना है कि डीपीईपी की फुल फॉर्म क्या है। तो डीपीईपी की फुल फॉर्म जो होती है डीपीईपी, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, ये होती है डीपीईपी की फुल फॉर्म। ठीक,
अब देखो इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है गुणवत्ता में सुधार लाना होता है, संप्राप्ति ह्रास में कमी लाना होता है, ठीक है, और भवन तथा संस्थागत क्षमता का क्या करना है, सुदृढ़ीकरण करना है, ये इसका काम होता है। अब अगला जो हेडिंग है आपकी वो है BEP। क्या है बेटा, BEP। तो BEP क्या है इसके बारे में आप समझो। तो BEP की सबसे पहले आपको तो फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। फुल फॉर्म देखो क्या है, BEP यानी बेसिक एजुकेशन प्रोग्राम। क्या है, बेसिक एजुकेशन प्रोग्राम, ठीक है। बेसिक एजुकेशन प्रोग्राम का मतलब ये है कि शिक्षा है, शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना है। क्या करना है, शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना है। और दूसरी टाइप से आप कहोगे कि 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं सभी बालकों को शिक्षा उपलब्ध कराना है, ठीक है। 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को क्या करना है, शिक्षा उपलब्ध कराना है। और प्राथमिक शिक्षा का क्या करना है, विस्तार करना है। चलो क्वेश्चन नंबर 28 देखो आप। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है वुड के घोषणा पत्र का शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा। अब देखो वुड के घोषणा पत्र का शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा इसके बारे में समझो। आपने देखा कि जो मैकाले का घोषणा पत्र था या मैकाले का निस्यंदन सिद्धांत था या मैकाले की शिक्षा थी, ठीक है, जो उसने लागू किया था, उस पर जब वुड का जो घोषणा पत्र आया था उसने रोक लगा दी थी, ठीक है। और जो प्राथमिक शिक्षा थी या कह सकते हो इसने क्या करा था, वुड के घोषणा पत्र ने जन शिक्षा पर बल दिया था, जन शिक्षा पर बल दिया था यानी, और इसने करा था जो शिक्षा है वो प्राथमिक से विश्वविद्यालय तक की इसने बात करी थी। तो यही प्रभाव था वुड के घोषणा पत्र का। अब देखो अगला जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 आपसे ये कह रहा है कि ब्रिज कोर्स का क्या आशय है। क्या कह रहा है, ब्रिज कोर्स का क्या आशय है। तो देखो ब्रिज कोर्स का क्या आशय है आपको समझिए थोड़ा सा। देखो जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना प्राइमरी लेवल पे, वो विद्यालय छोड़कर जा चुके होते हैं किन्हीं कारणवश, ठीक है, या कह सकते हो ड्रॉप आउट बच्चे होते हैं जो, ठीक है, जो विद्यालय छोड़कर जा चुके होते हैं, उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता, किसी प्रकार से वो चले जाते हैं छोड़कर। तो जो ड्रॉप आउट जो बच्चे होते हैं उनको वापस बुलाना है और उनको पढ़ाना है ब्रिज कोर्स के माध्यम से। तो यही है ब्रिज कोर्स का आशय। अब देखो जो अगला क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन है 30 नंबर। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में प्रारंभिक शिक्षा से क्या आशय है। तो देखो भाई शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 प्रारंभिक शिक्षा से क्या आशय है, इसमें आपको क्या लिखना था। देखो 2009 अधिनियम 2009 है, राइट टू एजुकेशन 2009। इसने बात की है किसकी, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की बात की है। तो इसमें आपको यही लिखना था कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना। ये देखो आपके 30 क्वेश्चन हो गए, 15 क्वेश्चन विकल्प और 15 नंबर अति लघु क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं। तो 30 नंबर के आपके हो गए। अब देखो अगला जो आपका खंड आएगा वो आएगा लघु उत्तरीय क्वेश्चन का। अब देखो लघु उत्तरीय क्वेश्चन आपको ये देखना है, इसमें इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और सॉल्व करने का क्वेश्चन को कोई मतलब ही नहीं बनता, ठीक है। यहाँ पे हम आपको ये प्रोवाइड करा दे रहे हैं कि क्वेश्चन किस किस चैप्टर से आपके लिए पूछे गए हैं। तो यहाँ पे यही देखते रहना कि क्वेश्चन कहाँ से बने हैं। और इस बार पेपर में तो जो 2024 में आप एग्ज़ाम दोगे या 25 में एग्ज़ाम दोगे तो पेपर में क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे, ठीक है। तो देखो लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति की आलोचना का मूल्यांकन कीजिए, ये क्वेश्चन आपका बना। अच्छा अगला क्वेश्चन बना वुड के घोषणा पत्र पर 1854 को शिक्षा का मैग्ना कार्टा क्यों कहा जाता है। नेक्स्ट है भारतीय शिक्षा में लॉर्ड कर्जन का क्या योगदान है। 34वां क्वेश्चन था कोठारी आयोग की प्रमुख सिफारिशों का संक्षेप में वर्णन। आप कहो ना तो जितने जो इम्पोर्टेंट थे ना VIP वाले जो क्वेश्चन थे वो सारे के सारे इस पेपर में पूछ लिए गए हैं। देखो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के प्रमुख बिंदु क्या थे। अगला है जिला शिक्षा एवं शिक्षण संस्थान के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं। भाई DPEP है उसके तो उद्देश्य क्या हैं। अगला जो क्वेश्चन पूछा था 37वां प्राथमिक शिक्षा की प्रमुख समस्याओं पर प्रकाश डालिए। तो प्राथमिक शिक्षा की क्या प्रमुख समस्याएं हैं उन पर आपको प्रकाश डालना था, बताना था भाई प्राथमिक शिक्षा है तो उसकी इसकी ये समस्याएं हैं, ठीक है। अब देखो अगला जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 38वां है ECCE का क्या उद्देश्य है।
और NCERT का मुख्य कार्य क्या है। 40वां क्वेश्चन था शिक्षा बिना बोझ के इस संदर्भ में यशपाल समिति के मुख्य सुझाव क्या थे। तो यशपाल समिति के क्या करना था, आपको सुझाव बताने थे। ठीक है, ये पेपर था 2023 का। ठीक, उम्मीद करता हूँ पेपर भी आपके समझ में आया होगा, उसका लेवल भी आपने देख लिया होगा और आपने तैयारी भी अपनी परख ली होगी कि आपकी कितनी तैयारी है। ठीक है, तो इसी प्रकार से 2023 के जितने भी पेपर आपको देखने हैं या फिर 2022 के जितने भी पेपर देखने हैं, 2022 और 2023, ठीक है, दोनों ईयर के पेपर आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो बस बेटा इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।